नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के स्ट्रीमिंग में। मैं हूं योगेश रांटा। आज हम बात करने वाले हैं एक बयान को लेकर जिस पर चर्चा अब गर्म हो रही है। आप सबको मालूम होगा, एक संगठन है आरएसएस। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ परिवार कहा जाता है। और बहुत से संगठन जो है आरएसएस से जुड़े हुए अपने आप को सांस्कृतिक संगठन संघ परिवार आरएसएस कहता है, लेकिन उसकी जो राजनीतिक शाखा है उसे भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जाना जाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि आरएसएस का कोई दखल किसी तरह का नहीं रहता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों के अंदर, कामों के अंदर। लेकिन चुनाव में हम अक्सर जानते हैं, देखते हैं और ये बातें निकल कर आती है कि आरएसएस जब तक भारतीय जनता पार्टी के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा नहीं होता है चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल जो है अपने दम पर नहीं हो सकती है। तो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, जिन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पर आज राहुल गांधी ने पलटवार किया और राहुल गांधी के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने वार किया। दरअसल मोहन भागवत इंदौर में कार्यक्रम में थे, वहां पर उन्होंने कुछ बातें रखी जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई थी 1947 में, लेकिन जो असल स्वतंत्रता है, जो उनके कहने का भाव है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो उसकी प्रतिष्ठा थी, असल स्वतंत्रता एक तरह से तब मिली है जब राम मंदिर बना है। संविधान भी हमें मिल गया था, हमने संविधान भी बनाया, लेकिन संविधान का जिस स्वरूप में पालन होना चाहिए था, जो किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। ये बयान लगभग जो है इस तरह का मोहन भागवत जी ने दिया। आज राहुल गांधी ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस का दिल्ली में एक नया मुख्यालय बना है, उसका उद्घाटन है। वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि जो मोहन भागवत ने बात कही, जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली थी और संविधान को के बारे में भी उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, वो एक तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। और मोहन भागवत अगर कहीं और किसी और देश में ये बयान उन्होंने दिया होता तो वो गिरफ्तार होते। एक तरह से मोहन भागवत के ऊपर देशद्रोह का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगा है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, और राहुल गांधी ने एक चीज और भी कही कि इस वक्त हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से नहीं बल्कि एक स्टेट से हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ने, बीजेपी ने तमाम संस्थानों पर एक तरह से कब्जा कर दिया है। इस पर जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है और बाकी गौरव भाटिया हैं और निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने भी वार जो है राहुल गांधी पर किया है। तो इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे साहब है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्नेहाशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रश्मि सामंत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही लेखक भी हैं। रश्मि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रश्मि जी, आपसे हम जानते हैं, मोहन भागवत कुछ चीज़ें बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। पिछले दिनों ये भी बयान उनका आया था कि हम हर जगह पर अब जो है मंदिर खोद रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। और उस बयान को भी लोगों ने अपने तरीके से लिया था, लेकिन एक पॉजिटिव वे में उसे देखा गया था कि क्या बीजेपी अलग तरह की राजनीति कर रही है और भागवत साहब उन्हें समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जो ये बयान उन्होंने अब राम मंदिर को लेकर दिया, आज़ादी को लेकर दिया, इसका आशय क्या होगा उनका, ये शायद वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इसको लिया है, क्या ये कह देना कि असली स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा सिर्फ तब हुई है जब राम मंदिर बना है, क्या ये थोड़ा ज्यादा बोल गए मोहन भागवत जी, या उनका कहने का ये मतलब कुछ और था? जी नमस्ते। सबसे पहले बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं जो सोसाइटी को एक तरह से स्टडी करते हैं, वे कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 3 पीढ़ी लग जाती है एक सोसाइटी को अपनी फ्रीडम अपने हाथ में लेने के लिए। क्योंकि सबसे पहली जो पीढ़ी होती है वो बहुत ही गरीबी के दौर से गुजरती है और वो देश के प्रति कुछ करने की क्षमता रखती नहीं है, क्योंकि इट इज़ कंसर्न विद पुटिंग फूड ऑन द टेबल, कि हम अपने परिवार को दिन ब दिन खाना मिले, उसी की खोज में रहती है पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी जो है वो स्टेबिलिटी की और एक तरह से अग्रसर होती है और वो काम करना चाहती है कि हम एक मकान बनाएं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तीसरी पीढ़ी जो अब की पीढ़ी है, वो पीढ़ी एक सच में आज़ाद पीढ़ी होती है, जो सोसाइटी को, जो हमारे समाज को आगे लेके चले और समाज में एक तरह से उस देश की जो असली संस्कृति होती है उसे स्थापित करने की ओर चले।
और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बट एक कॉलोनाइजेशन और फ्रीडम के बाद की एक सोशल एक्सपेरिमेंट, सोशल स्टडी कहती है कि तीन जो पीढ़ी है वो लग जाती है, और ये तीसरी पीढ़ी है, और ये तीसरी पीढ़ी इस देश को सच में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से मिलवा रही है। नहीं, आपने वो सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से कौन क्या कहता है वो तो समझ आया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने जिस तरह के हैं, उन्होंने जो बात कही, लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जो एक्ट्रेस अभी सांसद बन के आई हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात एक जगह कही थी कि 2014 में ही तो हमें आज़ादी मिली है, उसी के बाद तो आज़ादी मिली है, उससे इक्वेट कर रहे हैं लोग। तो संघ एक विचारक संस्था, उसके प्रमुख, वो सही बात है कि एक सोशली हम पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उस तरीके से चीज़ों को चलते हैं, लेकिन इसको एक इक्वेट कर देना कि इसकी प्रतिष्ठा तो तभी हुई है क्योंकि इतने सालों से या इतने वर्षों से, इतनी सदियों से हमारे ऊपर आक्रमण ही हो रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता की असली प्रतिष्ठा हुई है 2000, माफ कीजिए, जब राम मंदिर बना है तभी। अगर उस हिसाब से देखें हम, अगर उस हिसाब से देखें, ये मैं मानता हूं आपसे, सोशल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, बहुत से लेफ्ट के लोग भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आपको 47 में मिली, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, स्टेटस, सारी चीजें बताई गई, वो अभी तक नहीं मिली। वो तो शायद अभी पिछले 10 साल में भी नहीं मिली है। तो ये कह देना, इसको इक्वेट कर देना राम मंदिर बनने के साथ, यहां पर थोड़ी सी चीजें जो है वो अलग तरह से देखी जा रही है। देखिए, सबसे पहले एक सांसद के स्टेटमेंट को आप मोहन जी के स्टेटमेंट के साथ तोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और जो मोहन जी के स्टेटमेंट्स हैं, आप जानते हैं कि बहुत बार अभी उनके स्टेटमेंट्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, और ऐसे ही इसे बाकी जो पहले जिनके स्टेटमेंट्स थे उसके साथ जोड़ के इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मोहन जी ने कभी चुनाव लड़ा नहीं है और कभी लड़ेंगे नहीं। ये एक वैचारिक संस्था है, और जो ये कहते हैं, ये एक बहुत लंबी अध्ययन के बाद उनके जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो रहते हैं, क्योंकि एक सरसंघ चालक बनने के लिए एक बहुत लंबी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन सडनली कोई चुनाव लड़ा, या मतलब उनकी पॉपुलैरिटी हुई और या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे बोल दिया और कोई सरसंघ चालक बना। उनकी एक वैचारिक जो रूटिंग होती है, ये पुस्तकों में रहता है, और इनको सोशल साइंसेस हम सबसे ज़्यादा ही आता है, क्योंकि इनकी जो अध्ययन है सोसाइटी को लेके, समाज को लेके, ये हमसे ज़्यादा है। इन्होंने समाज में जिया है, ये प्रचारक है, इन्होंने त्यागा है और इन्होंने इसे समझा है। तो इसे किसी सांसद के क्या कहते हैं, बयान के साथ जोड़ना गलत होगा। नहीं, वो एक रेफरेंस है, उनके साथ बिल्कुल नहीं जोड़ रहे, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी मैंने कहा कि वो एक संस्था के प्रमुख हैं और सोच समझ के चीजों को कहते होंगे। लेकिन बात वही है कि राम मंदिर की लड़ाई के बारे में, राम मंदिर की लड़ाई के बारे में बोली जाती है। राम मंदिर की जो लड़ाई थी 2019 में, इसकी एक क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई, जबकि ये केस सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस कोर्ट्स में रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कोर्ट में रहा है, पर कोर्ट इसकी कोई एक क्या कहते हैं डिसीजन नहीं दे पाई है। तो हमारी जो लीगल सिस्टम है, ये भी एक तरह से ग्रस्त रहा उसी कॉलोनियल मेंटालिटी में कि हम हमारे मुद्दों को रिजॉल्व ना करें और आगे ना बढ़े, और हम एक तरह से फ्रोजन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में रहे। समाज को आज हल चाहिए, और हल 2019 में मिला, और इसका जो परिणाम है वो हमने 2024 में देखा कि उस हल का एक जो स्वरूप है वो राम मंदिर के दौरान हमें देखने को मिला। तो जब एक सोसाइटी की लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम काम करना शुरू करती है, आज की डेट में भले ही हम इकोनॉमिकली इतना आगे नहीं है जितना होना चाहिए, पर 11वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था से 5वीं, चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था में हम पिछले 10 साल में अग्रसर कर चुके हैं, जबकि हम पिछले 60-70 सालों में नहीं कर पाए। तो अगर आप हकीकत देखोगे तो ये भारत जो है हमारा, ये सच में एक तरह से आजाद होने की जो है प्रक्रिया में शामिल है। आज हम में इतनी ज्यादा फ्रीडम है कि मोहन जी ये कह सकते हैं, और इसे प्रक्रिया में शामिल है, और बिल्कुल प्रक्रिया में शामिल है। ये शब्द मैं लूंगा आपका, प्रक्रिया में शामिल है। सही बात है, प्रक्रिया में शामिल है। खैर, आपको रोकूंगा, लेकिन स्नेहाशीष जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया में शामिल है आज़ादी की, वही जो मैंने बात कही कि ठीक है, पॉलिटिकल आज़ादी मिली, राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी की, जस्टिस की इक्वलिटी, उसकी लड़ाई की आज़ादी हमें अभी तक नहीं मिली है। वो सवाल जेएनयू में भी उठते हैं जब नारे लगते हैं, वो सवाल चर्चाओं में भी उठते हैं। लेकिन क्या मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इतनी सिंपल स्टेटमेंट थी, या फिर राहुल गांधी ने जानबूझकर इसको वो तूल देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि राजनीति आज़ादी जो है वो 1947 की नहीं थी, उन्होंने कहा राजनीतिक आज़ादी तो थी।
लेकिन बाकी चीज़ों का हक जो है और जो संविधान ने भी जो हक हमें दिए थे वो हक हम हासिल नहीं कर पाए अभी तक। देखिए, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो एक समझ से परे है कि किस तरीके की बातें इस देश में सबसे बड़े संगठन, जिसको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है, उसका अगर विचार इस तरीके का होगा तो ये सोचने से हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस देश में आज भी अराजक तत्वों के हाथ में सत्ता है। और ये अराजक तत्व और कोई नहीं है, उसी मातृ संगठन से निकला हुआ भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक संगठन है जो ऐसे विचारों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी 3 जो वर्ग को बता रही थी हमारी राजनीतिक विश्लेषक महोदया, तो मैं निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश को भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी वहां पे भी हावी होने वाली है। तो क्या तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी बर्बाद करके देश को छोड़ दे, अपने ही मूल तत्वों को भूल जाए? क्या इस देश की आजादी में उतने लोगों ने अपना योगदान दिया, अपने बलिदान दिए, क्या हम उन्हें भूल जाएं? क्या राम मंदिर का निर्माण हो जाने से हमारे देश में स्वतंत्रता आ गई, इस बात को प्रमाणित कर दिया जाएगा? क्या इस देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना बंद हो गया? क्या इस देश में गरीबों का हक मिल गया? इस बात को भी सोचने वाली बात है। आप सांस्कृतिक तौर पे निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर है हमारा राम मंदिर। हम भी कांग्रेस के होने के नाते हम भी इस बात का पुरजोर वकालत करते हैं कि सांस्कृतिक पहचान के लिए यह जरूरी था। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप कैसी डिस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हैं और सरसंघ चालक बनने के लिए कौन से डिग्रियां चाहिए, कौन से विचार चाहिए, इसका तो बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी बिना डिग्री का बन गया है व्यक्ति। लेकिन देखिए, उसमें आप बोल सकती हैं बड़ी समस्याएं आ गई हैं इस देश में। अभी बौद्धिक विचारक लोग इसीलिए बन रहे हैं और संघ के समर्थक इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि वो असिस्टेंट छोड़िए ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लोग लगे हुए हैं, प्रोफेसर बनने के लिए और एक मिनट रश्मि जी, बड़ी धैर्य की चीज होती है। मैं आप अनपढ़ नहीं बोलेंगे तो गंवार बोल रहे हैं, अनपढ़ नहीं बोल रहे हैं, गंवार बोल रहे हैं, जो जमीनी हकीकत को नहीं समझते हैं। डॉक्टर से नहीं होता है। देखिए एक मिनट स्नेहाशीष जी देखिए स्नेहाशीष जी में इंटरप्ट करने से आपकी बातें सच नहीं हो जाएंगी। रश्मि जी आप भी संघ की विचारक की तरह ही बातें कर रही हैं, आप स्नेहाशीष जी प्रचारक की तरह बात कर रही हैं, ये चीज समझ लीजिए। एक मिनट स्नेहाशीष जी, जब अपनी बात कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी किसकी क्वालिफिकेशन किसकी क्या है? मोहन भागवत जी हैं, एक मिनट भागवत जी है कि आपको स्नेहाशीष जी हमारी चर्चा स्नेहाशीष जी रश्मि जी हमारी चर्चा पार्टी की विश्लेषक एक मिनट स्नेहाशीष जी देखिए हमारी चर्चा तौर पे बैठी है हमारी, देखिए उनके अपने विचार हो सकते हैं उनके, हम यहाँ चर्चा तो फिर मेरी बातों को सुना जाए ना, बीच में आप इंटरप्ट कैसे कर देती हैं? ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट आपसे ये है कि किसी की पर्सनल रश्मि जी प्लीज, वो सब कार्ड आप खेलते रहिएगा, मैं उन सब में नहीं पढ़ूंगा, वो सब कार्ड आप खेलते रहिए। बात सुन लेंगे एक बार, सीधे बोल रहा हूँ कि आप संघ के विचारक के तौर पे बातें रख रही हैं या राजनीतिक आप एक बात सुनना चाहेंगे स्नेहाशीष जी देखिए हम चर्चा यहाँ पर किसी की पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना काबिल है, फिलहाल उस पे नहीं कर रहे हैं। हम बड़े राजनीतिक विचार पर साल की डिग्री के बाद ये प्रचारक का संघ प्रमुख का पोस्ट मिलता है, इस बात ठीक है, वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, अपने विचार को रख रहा हूं ना, आप ये विचार रखिए, अपने विचार आप इस पर रखिए, आप अपने विचार इस पर रखिए कि राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर स्नेहाशीष जी ये प्लीज, क्योंकि दूसरी टीवी डिबेट्स की तरह हम डिबेट नहीं करना चाहते हैं, आप विचार इस पे रखिए, आप विचार इस पे रखिए कि मोहन भागवत के विचारों को आप कैसे लेते हैं, राहुल गांधी के बातों को आप कैसे लेते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी के विचारों को मैं पूरी तरीके से पुरजोर समर्थन करता हूं और ये कहता हूं कि इस देश में जो व्यक्ति बोलता है कि 2014 के बाद आजादी मिली है या राम मंदिर के बाद आजादी मिली है, वो सारे देशद्रोही तत्व हैं और इस देश को तोड़ने वाली और इस देश की एकता अखंडता को जीर्ण शीर्ण करने वाले लोग हैं। और ऐसी विचारधारा का मैं पूरी तरीके से
विरोध करता हूं और ये पूरी तरीके से इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं मानने वाले लोग हैं। ठीक है रश्मि जी, आपके पास अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस के 100 साल भी जो है वो 2025 में पूरे होने वाले हैं, अपना शताब्दी वर्ष उसका पूरा होगा। क्या ये कोशिश है आरएसएस की तरफ से कि जिस सांस्कृतिक जनजागरण की बात आपने कही कि उस तरफ देश का ध्यान बढ़ाया जाए और अपनी संस्कृति को, राम मंदिर को, देश के अंदर डेवलपमेंट को, सबको जो है वो राम मंदिर से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि इन्होंने, मोहन भागवत जी ने अपने आगे की स्टेटमेंट ये भी कहा कि कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि क्या हो जाएगा राम मंदिर मूवमेंट से, राम से क्या होगा, तो मैंने ये कहा था कि भाई रास्ता हमारा राम मंदिर से होकर ही जाएगा, राम से ही होगा। तो क्या राम मंदिर बन गया लेकिन क्या दूसरी समस्या खत्म हो जाएगी इस देश के अंदर? ये क्या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि हम चीज़ों को एक तरफ ले जाएं, एक विचारधारा की तरफ सोचने पर लोगों को ध्यान केंद्रित करें, जबकि दूसरे मुद्दे इस देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर जिसके ऊपर चर्चा जो है वो विस्तार से होनी चाहिए? देखिए, संघ के आयाम बहुत क्या कहते हैं, विशाल हैं। विद्या भारती से लेके वनवासी कल्याण आश्रम, उन्होंने इस समाज के हर श्रेणी के साथ काम किया हुआ है। तो एक बायस्ड व्यू लेना और एक राजनीतिक टिप्पणी करना संगठन पे, ये बहुत गलत बात है। यहाँ जो बैठे हैं ये जब राहुल गांधी की तरफदारी करते हैं तो मुझे तो प्रवक्ता ही लगते हैं कांग्रेस के, क्योंकि ये देखना नहीं चाहते वो है दूसरा चिल्लाइए। एक मिनट स्नेहाशीष जी प्लीज, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बोल देने दीजिए। हाँ, वो प्रवक्ता हैं, वो तो सही बात, प्रवक्ता हैं, और एक प्रवक्ता होने के नाते ये एक सामाजिक संस्था को निर्दलीय होके देख नहीं सकते, क्योंकि वे एक प्रवक्ता हैं। तो ये तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी। अगर आप एक तरह से अनबायस्ड व्यू लें तो आप देख सकते हैं कि संघ ने कितना काम किया है समाज के अलग अलग श्रेणी के साथ। वनवासी कल्याण आश्रम से लेके विद्या भारती से लेके हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया हुआ है। तो ऐसी टिप्पणी देना ये बहुत गलत रहेगा, और संगठन को एक आईने से देखना ये भी गलत रहेगा। मैंने बस संगठन को दूर से देखा है, जाना है, और मैंने इतना जाना है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है संगठन के बारे में, ये बहुत गलत है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मोहन जी भागवत एक डॉक्टर हैं, ये सबको पता है। और दूसरी बात, ये जो आज राजनीति की जाती है, उन्होंने कभी झुकलाया इस बात को नहीं है कि हमारे जो देश की आज़ादी की पूरी एक दौर रहा है उसमें किन किन लोगों ने बलिदान दिया है, उनको आज भी संगठन सराहता है, उनकी याद आज भी जो है संगठन करता है। उसके क्या कहते हैं प्रति वो एक क्या कहते हैं एक मेमोरियल रखता है। तो हर चीज संगठन उसमें तो है ही। अब नहीं तो क्या बेहतर नहीं होता जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस स्टेटमेंट के लिए मोहन जी को गिरफ्तार करना चाहिए, तब ये इस देश को प्री इंडिपेंडेंस दौर में ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, जब तक वो इस देश की क्या कहते हैं एक तरह से इंटेग्रिटी को चैलेंज ना करे, एज अ मे बी टेररिज्म या कुछ। और ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसके प्रधानमंत्री ने एक नॉन टेररिस्ट यासीन मलिक के साथ हाथ मिलाया था। तो इनके पास ट्रीजन के बारे में टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। और जब ये बात करते हैं कि अपनी एक स्टेटमेंट के लिए मोहन जी को गिरफ्तार करना चाहिए, तो ये इस देश को पीछे घसीटने की बात कर रहे हैं, इसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी बातें तो करनी नहीं चाहिए, और इनको थोड़ा चिल्लाना थोड़ा इनको कम कर देना चाहिए। नहीं वो मेरा ढंग है बात करने। चलिए वो मैं महिला करना चाहूंगा इस बात को। नहीं महिला और पुरुष ये बातें मत करिए, आज देश में बराबरी नहीं। देखिए रश्मि जी बड़ा सम्मान करता हूँ रश्मि जी, आप मेरी बड़ी बहन है। हक से महिला आरक्षण की बात सुनिए एक सेकंड जी बिल्कुल बोलना चाहूंगा। बहुत रश्मि जी, रश्मि जी पता नहीं इन्होंने संघ को कितने करीब, एक सेकंड सुन लिया जाए, पता नहीं इन्होंने संघ को कितने करीब से देखा है। मैं तो विद्या भारती के शिशु मंदिर का प्रोडक्ट हूँ। मैं सुनिए रश्मि जी, फिर इस तरीके से बात नहीं होती है रश्मि जी। एक मिनट, अब उनको थोड़ी सी बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए, ज्यादा समय भी नहीं है हम लोगों के पास भी।
आपका समय भी शिशु कीमती मंदिर का है, प्रोडक्ट हूँ, जितना विद्या समय मंदिर दिया से है, मैंने जितना 10th समय पास है किया है। आप लोगों ने दिया है, आचार्य जी उसमें दीदी अच्छी जी बात वाली हो। संस्कृति से निकला हूँ, पूर्व छात्र परिषद का अध्यक्ष हूँ दक्षिण बिहार प्रांत का। उसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। मैं पीडीपी जो देश के शहीदों को बदनाम करते हैं, जो उनको अपमानित करते हैं, उनके साथ सरकार बनाने वाले के साथ नहीं खड़ा रह सकता हूं। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैं तो खुलेआम कांग्रेस का प्रवक्ता बन के हूं बैठा हूं और खुलेआम कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन छद्म जो आरएसएस और भाजपा के प्रवक्ता बन के लोग राजनीतिक विश्लेषण का काम कर रहे हैं, वो समझ ले इस देश में कि इस तरीके से देश को तोड़ने वाली बातों का समर्थन करने वाले तमाम लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, पद ले सकते हैं, किसी स्नेहाशीष ओएनजीसी के जी, डायरेक्टर चलिए बन चलिए सकते हैं, लेकिन इस तरीके की उसको चीजों का चीज को कोई छोड़िए। समर्थन हम नहीं करते हैं। आप ये और इस बताइए, देश में मैं तो आप ये बताइए, बीएचयू का प्रोडक्ट हूं भाई ठीक साहब, है, मैं तो एक मिनट, बीएचयू का आप प्रोडक्ट ये हूं। इस पर आइए। बावजूद राहुल इसके अगर गांधी, कांग्रेसी हूं तो बहुत सोचा ठीक हुआ। है, पशु चिकित्सक को कितना विद्वान आप बताए जा रही हैं। मैं भी डॉक्टरेट हूं ठीक है, अब फिर आप मैं पर्सनल भी आ रहे हैं, डॉक्टरेट हूं, पर्सनल मत असिस्टेंट आइए, प्रोफेसर हूं। पर्सनल मत आइए पर्सनल से स्टार्ट ही डॉक्टर हो गई ना स्नेहाशीष। भाई नहीं साहब। नहीं नहीं करना है ना इसलिए हमें, ये चीज नहीं करना समझना है होगा हमें, कि नहीं पढ़ना करना है। अब मैं पड़ेगा, आपसे सवाल में ये समझना पूछ रहा पड़ेगा, हूं, आपसे इस सवाल में देश को समझना आपसे पड़ेगा। सवाल में ये पूछ रहा मेडिकल हूं, डॉक्टर, आप डॉक्टरेट वाले इस डॉक्टर एक मिनट देश रश्मि को जी, पशु रश्मि जी एक मिनट, चिकित्सक, डॉक्टरेट पशु करने वाला चिकित्सक, डॉक्टर एक मिनट, पशु जो भी चिकित्सक है जिसने अरे पहले समझ एक लीजिए मिनट, ना, डॉक्टरेट और यूजी यूजी एक सेकंड भाई साहब, यूजी की डिग्री और पीएचडी की डिग्री में जिसको अंतर नहीं मालूम है वो एक मिनट राजनीतिक स्नेहाशीष जी, विश्लेषक के तौर पर फिर अगर वही ये फिर बात आप करेगा वही तो मैं फिर तो वहीं पर आ बोलूंगा गए ना। आप। मेडिकल मैं पशु माफी चाहता हूँ, चिकित्सक हैं, नहीं ये स्नेहाशीष जी, आप जो मर्जी, डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर है वो भी अगर है, उन्होंने भी पढ़ाई की है किस एक तरीके से एक लेवल बोलना पर, चाहिए। उनको आप बिल्कुल कम करके बिल्कुल क्या आंक नहीं सम्मान सकते होना हैं। चाहिए, तो बिल्कुल आपसे सम्मान मेरा होना सवाल वो चाहिए। नहीं है, आप इस पे मत आइए। अब आप इस जी पे बताइए, मेरा सवाल जी सीधा सा ये है, राहुल गांधी बोल रहे हैं हमारी स्टेट से लड़ाई है, जिसके लेकर बीजेपी अब उन्हें घेर रही है कि राज्य से लड़ाई की बात सीधी सीधी तौर पर कर रहे हैं। तो देशद्रोही तो मोहन भागवत नहीं, राहुल गांधी देशद्रोही वाली बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि आज हम देश से लड़ना पड़ रहा है, हमें सीधा स्टेट से लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, हम लोग अभी सरकार, जिसकी सरकार है जी, उस विचारधारा के साथ साथ उस सरकार से भी हम लड़ ही रहे हैं, ये हकीकत है। इसको बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं पूरी हमारे पीछे लगी हुई हैं, पूरी सरकारी संस्थाओं की फौज लगी हुई है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और इसकी विचारधारा को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और ऐसी परिस्थिति में हम अगर लड़ रहे हैं और आज भी कांग्रेसी डटे हुए हैं मैदान में इस देश में, तो वो अपने आप में समझने वाली बात है कि ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंड के सामने खड़ा होना अपने बहुत बड़ी जीत होती है। ठीक है, चलिए रश्मि जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, बहुत छोटा सा कमेंट। क्या मोहन भागवत इस चीज़ को इक्वेट करने से बच सकते थे, या आप अभी भी कहती हैं कि राम मंदिर बनने से आज़ादी को जोड़ देना एक तरह से उसके वो सही उनका एक लाइन है? अगर आप समाज को समझेंगे तो समाज की आज़ादी के ठीक। जो क्या कहते हैं पृष्ठ वो बहुत होते हैं, और राम मंदिर भी उसका एक पन्ना है, एक हिस्सा है, तो इसे भी हम झुटला नहीं सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि ये कहा जाता है कि इसे भारत को विंगडित करने का एक प्रकल्प माना जाता है। संघ एक ऐसा संगठन है जिसने भारत को भारत माँ बोला, एक अभिन्न भाग बोला, एक बोला कि एक अनडिवाइडेड क्या कहते हैं अंग है। और इन्हीं के एक पार्टी के वक्ता और मेंबर कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो साफ है लोगों के सामने कि कौन भारत के टुकड़े करना चाहता है। इन्हीं के राहुल गांधी कहते हैं कि भारत इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड नॉट अ सिंगुलर कंट्री। तो इससे साफ पता चलता है कि कौन भारत को एक जुट मानता है और कौन इसे अलग अलग भागों में देखता है। और मोहन जी के स्टेटमेंट में इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो 47 की जो पूरी स्ट्रगल थी ये गलत है या यह हुआ नहीं, वो उसे भी एक्नॉलेज करते हैं और 2024 के राम मंदिर के इनॉग्रेशन को भी करते हैं। तो ये सब एक ही लड़ाई की अलग अलग पन्ने हैं और इसके पन्ने आगे भी रहेंगे। ठीक है, एक तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मामला अभी तक कहीं साबित नहीं हुआ किसने कहा क्या कहा। ठीक है, और संविधान में लिखा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो बात भी है। अब एक लास्ट कमेंट आपसे स्नेहाशीष जी, क्या मोहन भागवत की जो ये स्टेटमेंट है इसके पीछे उनका कुछ अलग राजनीतिक विचार आप देख रहे हैं, या फिर इस स्टेटमेंट को कांग्रेस को भी एक पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक आज़ादी मिली है, संविधान भी मिला है जैसा हम चाहते थे, लेकिन हम उस अनुरूप चल नहीं पाए।
देखिए, भगवान राम हमारी सांस्कृतिक पहचान है, मैं इसका समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन इस बात को कह देना अपने आप में बहुत मतलब गंभीर बात है कि हमने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हम कांग्रेस ने इस देश की सॉवरेनिटी और अखंडता को स्थापित किया है। आज तमाम चीज़ें आपके पास पटरी पे उपलब्ध हैं, तो आप उस पे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सांस्कृतिक तौर पे राम हमारे, भगवान शिव हमारे, भगवान विष्णु हमारे, सभी हमारे धर्म के सांस्कृतिक जो उत्थान के लिए और ठीक इस समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले लोग थे। उन्होंने भगवान का दर्जा उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों के आधार पे इसको प्रधानता में लाया, इसलिए। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप किस मंच पे क्या बोल जा रहे हैं, आपके ठीक है। सांसद क्या बोल जा रहे हैं, आपके संगठन के लोग क्या बोल जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और ये पूरी तरीके से मैं मानता हूं इस चीज को कि ये देशद्रोही पन निकल के आ रहा है कि आप देश में स्वतंत्रता को अगर नहीं मानते हैं तो आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, या तो फिर लड़ जाइए आप भी सरकार से। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन सवाल ये है कि वो किस जगह पर बोला जाता है, किस मंशा से बोला जाता है, और उसके ऊपर जब दूसरे राजनीतिक लोग भी अपनी बातों को रखते हैं तो उनकी भी उसके पीछे मंशा क्या है। मंशा ये होनी चाहिए कि उस विचार से एक बड़ा विचार निकले, कुछ नई लाइन निकले और आपस में समझ से बन सके, एक संदेश जो है वो बेहतर तरीके से समाज को, देश को जा सके, ना कि ये हो कि राजनीतिक तौर पर उन बातों का फ़ायदा उठाने के लिए, राजनीतिक बहसबाजी बढ़ाने के लिए और एक दूसरे के विचारों को काटने के लिए, थोपने के लिए एक दूसरे को उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। ये नहीं होना चाहिए और बहस ज़ाहिर तौर पर होनी चाहिए, वो राजनीति तौर पर भी होनी चाहिए, एकेडमिक तौर पर भी होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर भी होनी चाहिए। इसी से समाज जो है वो आगे बढ़ता है, इसी से जो है लोकतंत्र और मजबूत होता है। जहाँ पर बहस नहीं है, विचार नहीं है, सवाल नहीं है, वो फिर तानाशाही है, वो लोकतंत्र नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्नेहाशीष आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और रश्मि सामंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।